जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 32 करने वाले हैं और इससे पहले मैंने 31 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं सोशियोलॉजी के। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से आप लोग समझें और पढ़ें, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी 32 पे आ गए हैं हम लोग। 3 चैप्टर और बचेंगे, पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आज का जो चैप्टर नंबर है वो 32 है, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। ये आखिर होता क्या है, किस तरीके से हमें इस चैप्टर के अंदर क्या चीज समझनी है। 10 क्वेश्चन अगर आप लोग इस चैप्टर के समझ गए तो जितने भी पूछ लेगा आप लोग इजीली बना लोगे, ठीक है। बस शर्त ये है कि आप लोग ढंग से सुने और समझें, ठीक है। रटी रटाई लाइनें नहीं समझनी है आप लोग को। याद रखना जो चीजें मैं बताता हूं आप लोग को, आप लोग जो समझते हैं वही सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपको बना के अपनी ओर से भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में स्त्रियों की परिस्थिति किस प्रकार थी। देखिए इस चैप्टर के अंदर, पिछले चैप्टर में और आने वाले जो भी चैप्टर होंगे उनमें ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनके बारे में जो शोषण होता है वो सारी चीज़ों के बारे में बढ़िया तरीके से जो है बता रखा है, ठीक है ना। आप लोग को बढ़िया तरीके से समझना है और नाचते नाचते आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो वैदिक काल में, देखिए वैदिक काल कब से कब तक रहा था ये मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में पहले पढ़ा दिया था। याद रखिए जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई थी, देश के अंदर आर्य लोग आए थे। आर्यों ने क्या करा था, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, जिसमें 2 काल माने जाते हैं, एक वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। याद रखना है। तो उसी वाले काल में पूछ रहा है महिलाओं की स्थिति कैसी थी वो हम जानते हैं। तो वैदिक काल में स्त्रियों की परिस्थिति अपेक्षाकृत रूप से ऊंची थी। वैदिक काल में कैसी थी स्त्रियों की स्थिति, थोड़ी अच्छी थी, ठीक है। वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और अपने साथी का वर्ण कर सकती थी, यानी अपने जो साथी हैं, जीवन साथी हैं, उनको चुन सकती थी। उस युग में सती, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध आदि कुरीतियां नहीं थी। यानी कि याद रखना आप लोग, जो वैदिक काल था ना, तो वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो वैदिक काल के अंदर जो है उतनी बुराइयां, उतनी प्रथाएं, बेकार प्रथाएं, ये सारी चीजें उतनी नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो बाद का काल आया उत्तर वैदिक काल, उसके बाद जो जैसे समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया, ठीक है, आज तक जो हम आते रहे हैं, तो वैसे समय जैसे जैसे बीतता गया था वहां पर बहुत गंदी गंदी प्रथाएं, बहुत बेकार प्रथाएं जो है प्रचलित हुई, जैसे सती प्रथा और पर्दा प्रथा, है ना, तलाक वाले नियम, ये सारे बेकार चीजें जो है प्रचलित हुई। चलिए आंसर में जाइए। तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको, ठीक है। और भी जानते हैं, चलिए देखते हैं। उसके बाद महाभारत रामायण का काल आया। देखिए महाकाव्य रामायण महाभारत दोनों का भारतीय समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि महाकाव्य, देखिए रामायण और महाभारत को जो है महाकाव्य बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्लोकों से भरपूर है। जैसे रामायण के अंदर लगभग 24,000 श्लोक हैं, वैसे महाभारत के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो महाकाव्य बोला जाता है इनको। तो महाकाव्य रामायण और महाभारत दोनों का भारतीय समाज पर प्रभाव रहा है। आज भी लड़कियों को सीता के आचरण के अनुसार बड़ा किया जाता है और जिनसे अपनी सभी इच्छाएं राम पर छोड़ दी और उनके साथ वन चली गई। दूसरी ओर महाभारत की मुख्य नायिका द्रौपदी को एक साहसी और स्वतंत्र स्त्री के रूप में रखा है। यानी कि आज भी महिलाएं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सीता माता की तरह जो है सही से चलती हैं, और आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो द्रौपदी की तरह जो है साहसी हैं। तो आज दोनों प्रकार की महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, महाकाव्य रामायण और महाभारत दोनों का भारतीय समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो मैंने आप लोग को बता दिया किस तरीके से जो है महिलाओं की छवि आज के टाइम पे देखने को मिल जाती है। वो बस बना के आप लोग को तरीके से लिखना है, ठीक है ना। चलिए आंसर में जाइए, ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम के बारे में है। देखिए मैं आप लोग को पहले बता चुका था, इस्लाम का जो उदय है वो पूरे विश्व में, यानी अरब प्रायद्वीप में 612 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व ईस्वी में। और उसके बाद 712 ईस्वी में जो है भारत के अंदर आया था, मोहम्मद बिन कासिम लेकर आए थे इसको, ठीक है ना। ये चीज हमें याद रखना। तो इस्लाम के प्रादुर्भाव के पश्चात महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार गिरावट आ गई थी। देखिए जब इस्लाम का उदय हुआ तो उसके बाद महिलाओं की स्थिति कैसी रही वो हमें जाननी है। आप देखिए मध्यकाल में भारत में इस्लाम का उदय हुआ, ये हमें जानना है। मध्यकाल में इस्लाम आया भारत के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है भारत में इस्लाम का उदय हुआ। पर्दा प्रथा ने स्त्रियों को
भौतिक और सामाजिक रूप से समाज से पृथक कर दिया। याद रखना उस टाइम पर्दा प्रथा प्रचलित हुई, क्योंकि बुरखे में रखा जाता है इनमें महिलाओं को, है ना। तो ये चीज़, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने तलाक, उत्तराधिकार आदि को अपने नियंत्रण में ले लिया, पर्सनल लॉ बना लिया उसको, ठीक है। तो और उसी के बाद कई हिंदू स्त्रियों ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया। राजपूत स्त्रियों में तो जौहर की प्रथा प्रचलित हो गई, है ना। जो जौहर माना जाता है एक ऐसी प्रथा थी जिसमें बहुत सारी महिलाएं एक साथ अग्निकुंड में कूद जाती थी और अपने आप को सती कर लेती थी। आगे बात समझ में, तो ये बहुत सारी रानियों ने भी किया था। देखो राजपूत स्त्रियों ने जौहर, जिसे सामूहिक रूप से की जाने वाली सती प्रथा माना जाता है, को अपना लिया था। तो धीरे धीरे ऐसे भी बहुत सारे जो है हमारे समाज के अंदर ऐसी प्रथाएं, ऐसे जो है रीति रिवाज सारे देखने को मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं अपनी इच्छानुसार कैसा भी कार्य कर सकती हैं, ठीक है ना, और जो है अपने परिवार को चला भी सकती हैं। महिलाएं इतनी डिपेंडेंट हो गई हैं, ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिटिश सरकार ने, देखिए इन्हीं क्वेश्चनों से ही बड़ा क्वेश्चन बनेगा, इससे अलावा कुछ भी नहीं होगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। बस ढंग समझ लेना है और एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है ना। देखिए तो ये चीज़ हमारा इसमें, ब्रिटिश सरकार ने स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में किस प्रकार योगदान दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में कैसे कैसे योगदान दिया है वो जरा आप लोग देखें, जरा ध्यान से आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें। तो ब्रिटिश सरकार ने, जब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज सुधारकों जैसे कि राजा राम मोहन राय, उनके बारे में सबने सुना होगा, है ना, सती प्रथा खत्म करी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह प्रचलित करवाया था। और हरबिलास शारदा के दबाव में आकर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती निषेध अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया तथा स्त्रियों पर दमन करने वाले कई सामाजिक रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा आप लोग कि इन्होंने क्या करा कि अंग्रेजों के टाइम पे जो दिख रहा था पहले से के टाइम से चली आ रही जो प्रथाएं थी, तो इन व्यक्तियों के द्वारा, जो हमारे यहाँ के लोग थे, उन्होंने इनको बोलकर जो है कानून में चेंजेस करवाए और इस चीज़ को जो है गलत ठहराकर इसको ख़त्म करवाया। तो रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया गया। इस तरह के अधिनियम अशिक्षा, हिंसा और मारपीट तथा स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। यानी कि महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही थी, महिलाओं के साथ जो शोषण था और महिलाओं से जो मारपीट की जाती थी, उन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे ख़त्म करवाया गया और जो है समाज के अंदर कुछ अच्छी व्यवस्थाएं जो है लाई गई। तो हमें इनका नाम नहीं भूलना है। चलिए जाइए अब, तो जो मैंने नाम बताया आप लोग को, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, और हरबिलास शारदा, जिन्होंने बाल विवाह पर जो है रोक वगैरह लगवाई थी, ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रख लेनी है। चलिए उसके बाद आता है भारत में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात क्या है। तो भारत के अंदर स्त्री पुरुष लिंग अनुपात क्या है, तो सेक्स रेशियो हमें जानना है इसमें। देखिए जरा क्या बोला गया है, तो 1909 में भारत का लिंग अनुपात प्रति जो है 1000 पुरुष पर 972 था, जो 1971 में घटकर, यानी कि लड़कियों को मार दिया जाता था। तो भाई लड़कियां जो है आगे कैसे बढ़ पाएंगी, तो वही सिंपल सी बात थी, ठीक है, सिंपल सी, देखो है ना, सिंपल सी बात थी, 927 रह गई। फिर तो 2001 में जनगणना में इसमें मामूली सुधार आया, तो 933 देखी गई और 1000 पुरुष पे 933 स्त्रियां दिखी गई। तो यहाँ विभिन्न राज्यों के मध्य भी व्यापक असमानताएं विद्यमान है। केरल अकेला राज्य है जहाँ महिलाएं पुरुषों से भी अधिक हैं। एकमात्र केरल ऐसा राज्य है हमारे देश में जहाँ पर जो है महिलाएं अधिक हैं पुरुषों से। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो, ठीक है। तो महिला शिशु यानी कि 0 से 12 माह तथा बालिका 1 से 6 वर्ष की संख्या में तीव्र कमी अत्यंत विचारणीय है। याद रखिएगा, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर महिलाओं की स्थिति कम होती जा रही है, स्त्रियों की स्थिति, बालिकाओं की स्थिति कम होती जा रही है, तो ये आने वाले टाइम पे बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो दोनों का जो सेक्स रेशियो है ना बराबर होना चाहिए, दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, 1000 पे 1000 ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये चीज़ कर देते हैं तो हमारे भारत देश की जो स्थिति है वो संतुलित हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो हमारे देश में कई ऐसे गांव भी हैं जहां स्त्रियों को, लड़कियों को जो है पैदा ही नहीं किया जाता, लड़कियों को पैदा ही नहीं किया जाता है, मार दिया जाता है तुरंत ही। तो गलत बात है ना, ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ स्त्रियाँ ही नहीं हैं, पुरुष जाते हैं बाहर से किसी दूसरे गाँव से स्त्रियों को खरीद के लाते हैं, फिर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग उस स्त्री से ब्याह करते हैं। ये तो गलत चीज़ है ना। तो आप बेटी पैदा करने में शर्मा रहे हैं, लेकिन शादी करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तब वहाँ आपको स्त्री की जरूरत पड़ गई शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ बेटी पैदा करनी होती है तो आपको तो फिर हालत खराब होती है, बेवकूफ़ लोग।
है ना। तो देखिए जरा, तो ये चीज़ बताई जाती है। तो ये हमारे भारत के अंदर ना ये बहुत बेकार चीज़ उत्पन्न हुई है। इससे क्या हुआ है कि हाँ स्थिति बद से बदतर करी गई है, ठीक है ना, स्त्रियों की। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद है कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार हुई है। देखो देखिए, वैदिक काल में 2 काल मैंने बताया, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, एक साथ जान लेंगे तो ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। पूछेगा इन्हीं में से ही क्वेश्चन अगर आएगा तो, ठीक है ना। देखिए जरा, तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति निम्न प्रकार की थी। उन्हें पुरुषों के समान तो अधिकार प्राप्त नहीं थे, परंतु उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। भले ही पुरुषों के, ऋग वैदिक काल की बता रहा हूँ, ऋग वैदिक काल थोड़ा अच्छा चला था, उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आया था ना वो थोड़ा बेकार हुआ था। ये बात याद रखें। उत्तर वैदिक काल में ही जो हमारे और वेद लिखे गए, उसके अंदर अथर्ववेद के अंदर जो है कन्याओं की जन्म की निंदा भी की गई है। तो भाई ऋग वैदिक काल तो सही हुआ ना। तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति चलो वैसे पुरुषों की तुलना में वैसे उतनी तो नहीं थी, पुरुषों की तुलना में थोड़ी नीची थी, लेकिन हाँ स्थिति अच्छी थी फिर भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। महिलाएं धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थी। ये ऋग वैदिक काल की बता रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल की अलग होगी। उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। महिलाओं के लिए विवाह अनिवार्य नहीं था। जरूरी नहीं है कि महिलाएं विवाह करें या ना करें, जरूरी नहीं है, उनकी इच्छा पर डिपेंड था। बालिका के जन्म को माता पिता बोझ नहीं मानते थे। बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, उस टाइम बाल विवाह भी नहीं था ऋग वैदिक काल में, तो अच्छा ही था ना भाई ये। और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। अंततः इस काल में अनेक महिला विद्वानों की उपस्थिति देखी जा सकती है और महिलाएं सैन्य प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ले सकती थी, में भी होती थी और युद्ध में भी भाग लेती। तो ये कौन से काल में है, ऋग वैदिक काल में। ये कौन से काल में था, ऋग वैदिक काल में बताया मैंने। तो इसमें महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में थोड़ी नीची थी, लेकिन बेकार नहीं थी, अच्छी स्थिति थी, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए। इस तरीके से समझेंगे और बना बना के जो है हम लोग इसको करेंगे। अब जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। देखिए इससे थोड़ी सी अलग होगी इसमें, क्योंकि देखिए पहले वैदिक काल की अगर मैं बात करता हूँ ना, आर्य लोग आए थे जब, तो वैदिक काल के अंदर 2 काल माने जाते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल आपका माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये उल्टा चलता है ना ईसा पूर्व, मैंने हिस्ट्री में बताया था आप लोग को। फिर उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 या 500 ईसा पूर्व तक जो है इसको लगभग माना जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ये वाला काल कैसा था देखिए जरा। तो इसमें उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का पतन प्रारंभ हो गया था। याद रखिएगा, इसमें महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। महिलाएं अपने परिवार तक ही सीमित रह गई थी, सिमट कर रह गई थी। उसके बाद सुचिता तथा अपवित्रकरण के कारण महिलाओं को अपवित्र माना जाता था। तो ये चीज़ बेकार थी। महिलाओं को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, है ना, ये बेकार चीज़ करी गई। उन्हें जीवन के प्रत्येक सामाजिक तथा धार्मिक कृतियों से अलग कर दिया जाता था। चाहे धार्मिक काम हो चाहे सामाजिक काम हो, महिलाएं उसमें भाग नहीं लेंगी, महिलाएं सिर्फ घर में रहेंगी। ये नई नई सोच आई लोगों की, बेकार सी। पुत्र को परिवार की संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकार माना जाने लगा। पुत्र को बहुत इंपॉर्टेंट माने जाने लगा। वहीं स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर कर दी गई। जैसे जैसे पुरुषों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति का पतन होता चला गया। ये तो बेकार चीज़ हो गई। और मतलब इस वाली महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई। इसमें इस विश्वास ने महिलाओं की स्थिति पर और कुठारघात किया और कि वे केवल जो है पुरुष उत्तराधिकारी ही माता पिता को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं, और पुत्री तो विवाह के पश्चात अपने ससुराल चली जाती है और पुत्री वृद्ध माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करता है। तो ये चीज़ देखिए इतनी ज़्यादा बेकार कर दी गई कि बोला गया पुत्र ही हर चीज़ कर सकता है, स्त्री जो पुत्रियां हैं वो कुछ नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता है। पुत्रियां जो हैं वो पराए घर जानी है, उनको क्या पढ़ा लिखा के फ़ायदा है, क्या आगे बढ़ने देना। जैसे आज के टाइम पे वही चीज़ इतनी ज़्यादा फैली हुई है ना। और तो हमें ये सारी चीज़ खत्म करनी पड़ेगी। दोनों को बराबर नज़रिए से देखें आप, ठीक है, क्योंकि महिलाएं या लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। दोनों बराबर स्थिति में देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिन घर में भेदभाव किया जाता है स्त्री और पुरुष में, वो घर कभी आगे बढ़ता नहीं है। जिस घर में दोनों को बराबर नज़रिए से देखा जाता है, उस घर को जो है वो घर बहुत आगे तक बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ाए जाते हैं लड़के, पढ़ जाती हैं लड़कियाँ, है ना। लाड लड़ाए जाते हैं लड़के, लाड लड़ जाती हैं लड़कियाँ, है ना। और उड़ाए जाते हैं लड़के और उड़ जाती हैं लड़कियाँ, जैसे हमारी बहन कल्पना चावला जैसी। आगे बात समझ में, बहुत अच्छी लाइन बोली गई है। और इस मतलब देखिए इतनी अच्छी लाइनें हैं, बोलने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए बोला जाता है महिलाओं में पुरुषों में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखें। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं अब हम क्या जानेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जरा इसमें भी जान लेते हैं
जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म काल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करें। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जरा आप लोग देखें तो जैन धर्म का जो है स्थापना किसने किया था, महावीर जैन ने किया था, और वहीं बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। देखिए तो सिंपल सी बात है कि जैन धर्म और वह बौद्ध धर्म की उत्पत्ति देखा जाए तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास जैन और बौद्ध धर्म का अस्तित्व हुआ। जिस टाइम ये उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ ना, उस टाइम पे बौद्ध और जैन धर्म का भी निर्माण हो गया था भारत के अंदर। तो वैदिक काल के बाद ब्राह्मणों के प्रभुत्व ने भारतीय जो है समाज को कर्मकांडी बना दिया। ये दोनों धर्म इसके विरोध में रहे, यानी कि जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए जो ये वर्ण व्यवस्था वगैरह थी ना, ये वैदिक काल में ही, तो इसको जो है गलत ठहराया। क्यों? क्योंकि भाई इतनी बेकार व्यवस्था कर रखी थी यहाँ लोगों की, तो लोग क्या करेंगे भाई, दूसरे धर्मों की तरफ जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर किसी और टीचर का पढ़ाया हुआ किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, वो बच्चा दूसरे टीचर के पास जाएगा ही ना जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझते हैं ना, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली है। तो जैन धर्म की अगर बात की जाए तो देखिए, जैन धर्म में पहला प्रयास वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड को समाप्त करने का था, ठीक है। और महावीर के समय में अगणित स्त्रियों ने जो विभिन्न पृष्ठभूमि से आई थी भिक्षु संप्रदाय को स्वीकार किया। जो मतलब हिंदू धर्म के अंदर हिंदू सनातनियों में जो सबसे नीचे श्रेणी में थे, जैसे शूद्र थे, वही लोग निकल कर दूसरे धर्मों की तरफ गए। क्यों गए? क्योंकि जब उनको लगा कि हमारी वहाँ वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू है, तो वो लोग जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ जैन धर्म के साहित्य में ऐसी स्त्रियों का वर्णन है जिन्होंने संतों के अनुरूप सफलता प्राप्त की। महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है। ये जैन धर्म के अंदर महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता, वो पूजा पाठ कर सकती थी, उन्हें घर की चारदीवारी से मुक्त प्रदान करते हुए साध्वी बनने का जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई। महावीर के काल में अनेक महिलाओं ने जैन धर्म स्वीकार किया और तपस्वी जो है जीवन स्वीकार किया, और वो साधु साध्वी बनकर भी उभरी। जैन साहित्य में अनेक महिलाओं का उल्लेख है जिन्होंने जीवन में काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वैसे बौद्ध धर्म के अंदर भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। तो बौद्ध धर्म के अंदर क्या बोला गया, देखिए जरा, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। ये इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है ना। ये चीज़ हमें याद रखना है। देखिए, बौद्ध धर्म एक प्रकार की अंतर क्रिया क्रांतिकारी विचारधारा थी। बौद्ध धर्म ने सामान्य लोगों को इस तरह से उद्बोधित किया था कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। याद रखिएगा, जो शूद्र थे वही निकल कर आए और दूसरे धर्मों को अपनाया, जैसे बौद्ध धर्म को अपनाया, वे संघ में सम्मिलित होने लगे। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों को धार्मिक विमर्श करने में भागीदार बनाया और महिलाएं मंदिरों में हर जगह जा सकती थी। महिलाएं अनेक मठवासी स्त्रियों ने श्लोक लिखे जिन्हें थ्योरी गाथा कहते हैं। उसके बाद बुद्ध विवाह को एक बंधन नहीं वरन एक आर्थिक तथा सामाजिक समझौता मानते हैं। वो बंधन नहीं मानते, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं बंधन हो गया, एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए, लेकिन उनमें क्या है, स्वतंत्र बोल दिया जाता है कि हाँ विवाह हो गया तो स्वतंत्र हैं आप लोग। इस प्रकार की स्थिति में प्रत्येक साथी को दूसरे से अलग होने का समान अधिकार है। भगवान बुद्ध के समय में अनेक महिलाओं ने अपने परिवारों का त्याग कर संघ की शरण ली थी, ठीक है। बहुत सारे महिलाओं ने अपना परिवार त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। एक टाइम पे बौद्ध धर्म ने महिलाओं को अनेक धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान करी। भाई देखिए, जहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता मिल नहीं रही है, जहाँ कोई स्वतंत्रता मिल नहीं रही, लोग वहाँ से भागेंगे, सिंपल सी बात है। कमियां थी जब भी लोग भागे, वरना कोई नहीं भागता, वही चीज़ थी। तो आम्रपाली ने उनके जीवन काल में ही संघ में प्रवेश किया था, ये चीज़। तो वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी, जैसे जैसे भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, महिलाओं की स्थिति में पतन होता शुरू दोबारा चला गया। तो 500 से 1800 ईस्वी के मध्य हिंदू धर्म की बड़ी तीव्र गति से उत्थान हुआ, जिससे महिलाओं की स्थिति में हार्श होना शुरू हो गया। आज महिलाएं, हिंदुओं में भी देखा जाता है, कई महिलाएं आज हैं जो पर्दे में ही रहती हैं, ये चीज़ है। तो कई बोला जाता है नहीं महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, नहीं महिलाएं जो है घर में ही रहेंगी, पढ़ लिख नहीं सकती, लड़की है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जाना तो आपको ससुराल ही है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं फैली हुई हैं हमारे समाज के अंदर, जो हमें ख़त्म करनी है, ठीक है। लोगों की सोच परिवर्तित करनी है, ठीक है। आप लोग, ठीक है, भगवान में विश्वास रखें, अच्छे से अपना हर चीज़ करें। लेकिन हाँ, जो ये बेकार चीज़ें हैं ना समाज में रहती हुई है, जो क्या नाम है, जो प्रथाएं हैं, बेकार प्रथाएं हैं, स्त्रियों की स्थिति निम्न कर रखी है, वो चीज़ें ख़त्म करें आप लोग, ठीक है ना। चलिए आंसर माने जाइए यहाँ से। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार हुई, यानी कि जब बौद्ध जैनों के बाद जो है इनकी स्थिति कैसी हुई। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
तो यथावत स्थिति यानी देखिए मध्यकाल में 11वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ। इस युग में आशा की जाती कि पिछड़े समूहों के हितों की रक्षा होगी। इस युग में जिन मूल्यों और आचार विचारों को लागू किया गया उन्होंने स्त्रियों की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं किया, यानी इस्लाम के अंदर भी महिलाओं को और पर्दे में ही रख दिया गया। ठीक है, तो यथावत स्थिति अगर देखा जाए तो इस्लाम अपने जो है साथ कुछ मूल्य तथा मान्यताएं लेकर आया, जिस कारण महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वे यथावत परतंत्रता की बेड़ियों में बंधी रही, यानी उनमें भी कोई उनको जो है छूट नहीं मिली। पर्दा प्रथा प्रचलित थी इसमें, यानी स्त्रियों को जो है घूंघट में ही रहना है, स्त्रियों को बुरखों में ही रहना है, पर्दे में ही रहना है ना, घर की चारदीवारी में ही। तलाकशुदा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, यानी कि इसमें पर्सनल लॉ में ये बोला गया था एक बार 3 बार तलाक 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 बोलने पे ही तलाक हो जाएगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं भी होगा और ये हमारा नियम बन गया है। ठीक है, कि आज अगर कोई ऐसा करता है तो उसको तुरंत ही सजा जेल देनी होगी। भाई स्त्रियों की भी तो एक बार सोच के देखें ना, पुरुष तो जो है ये बोल के चल देगा, अपना काम निकाल लेगा और चला जाएगा, और वहाँ महिलाओं की स्थिति जो उनको छोड़ दिया जाता है अकेले राह पर, वो क्या करेंगी बेचारी सब, है ना। तो वही चीज़ है, ये सही किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद है पुरुषों की अधीनता, महिलाओं को पुरुषों के अंडर में रहना पड़ेगा, तो है ना, कानून बना रखा है इनमें। परिवर्तन का विरोध, जो भी मुस्लिमों में परिवर्तन करने की कोशिश करी गई तो उन्होंने विरोध करके इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की गई। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये तलाक वाला जो नियम था वो खत्म कर दिया गया है। अनुचित व्यवहार में वृद्धि, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह ना, तो विधवाओं से विवाह नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों को जो है खत्म किया गया हमारे भारत के अंदर, और इनमें जो है वृद्धि की गई थी। पहले ये सारी चीज़ें बहुत प्रचलित थी। तो टोटली ये समझ लीजिए ना, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर कर रखी थी, लेकिन बाद में हमारी देश की सरकार ने कई चीज़ें ऐसी करी जो हमारे हित में हुई, महिलाओं के हित में हुई। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखना। तो अधिकारों का अभाव, महिलाओं को कोई भी ज़्यादा अधिकार नहीं थे, इसीलिए तो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा महिलाएं जो हैं आज बड़ी परेशानियों का सामना करती हैं, भुगतती हैं। आगे बात समझ में, चलिए यहाँ समझ जाइए यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख लेंगे। अब आ जाएगा हमारा अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की परिस्थिति सुधारने के लिए जो कानून बने उनका प्रभाव बताएं। तो स्वतंत्र भारत के अंदर स्त्रियों के लिए क्या क्या जो है प्रावधान लाए गए, क्या क्या चीज़ें लाई गई, वो हम लोग देखते हैं। समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना करने की नींव डाली जिसमें पुरुष तथा स्त्री समान बन जाएं। जैसे संविधान में उपयुक्त प्रावधान लाया गया, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो बोलता है स्त्री तथा पुरुष को समान अधिकार तथा अवसर प्रदान करने चाहिए। अगर पुरुष को जितना मिला हुआ परसेंटेज, स्त्री को भी उतनी परसेंटेज दी जानी चाहिए, कार्य के मुताबिक देखा जाता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 15(1) के तहत लिंग के आधार पर किए जाने वाले किसी भी भेदभाव का विरोध करता है। ठीक है, 15(1) और 15(3) क्या बोलता है अनुच्छेद संविधान का हमारे? तो महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने का निर्देश देता है। आगे बात समझ में, तो ये क्या है कि राज्य क्या करे, महिलाओं के कल्याण के लिए अलग अलग बातें, अलग अलग स्कीम, अलग अलग नीतियाँ चलाए। ये चीज़ 16(2) में क्या बोला गया? अनुच्छेद 16(2) में किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी कार्यालय में लिंग के आधार पर रोजगार देने से मना करने का निषेध करता है। ये नहीं कि स्त्री है तो उसको ये पद, पुरुष है तो उसको वो पद, पुरुष है तो उसको 20,000 रुपये सैलरी, स्त्री है तो उसको 18,000 रुपये सैलरी, ऐसे नहीं। अगर जो काम दोनों कर रहे हैं बराबर, तो दोनों की बराबर सैलरी होगी। ये चीज़ आज भी वो है, और जहाँ होता है गलत उसका आप विरोध भी करें। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत भी स्त्रियों के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। जैसे स्त्री तथा पुरुष अपनी आजीविका हेतु समान अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, महिलाएं श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाए। ठीक है, कार्य, अगर महिला प्रेग्नेंट है, अगर वो जो है कोई लेबर मजदूर वाला काम करती है तो उसको छुट्टी भी दी जाए, 9 महीने 8 महीने जो भी छुट्टी देनी है आप उनको दें। ठीक है, लेकिन सैलरी नहीं रोकी जाएगी किसी की भी, अगर वो कोई काम कर रही है सरकारी काम। तो कार्य तथा प्रस्तुति हेतु ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया। कार्य तथा प्रस्तुति हेतु, प्रस्तुति मतलब होता है डिलीवरी करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इनकी स्थिति अच्छी की गई है। ठीक है, और विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं बहुत सारे। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया कि एक पुरुष एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता। ठीक है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यानी स्त्रियों को भी संपत्ति का बराबर हिस्सा दिया जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, इसमें
ये बोला गया, फिर 84 में बनाया गया, फिर 86 में बनाया गया संशोधन करके कि दहेज को खत्म किया जाए। दहेज के लिए जो महिलाओं को मारा जाता है, लड़कियों को पीटा जाता है, जन्म भी नहीं लेने दिया जाता, वो सारी चीज़ खत्म की गई, ठीक है ना। उसके बाद मातृत्व लाभ अधिनियम यानी 1961 में जो है ये सारे नियम लाए गए और उनको जो है जैसे महिलाएं हैं, इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि पूरे वेतन पर एक स्त्री को 135 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यानी कि जब वो जैसे प्रेग्नेंट होती है, कोई महिला गर्भवती होती है, तो उसको 135 दिन जो है छुट्टी दी जाएगी और वहाँ कोई वेतन उसका रोका नहीं जाएगा। यह अधिनियम 1961 के तहत कहा गया, ठीक है ना। कारखानों में ये सारी चीज़ें रखी गई। समान वेतन अधिनियम 1976 में लाया गया कि पुरुष स्त्री दोनों समान वेतन पाएंगे। उसके बाद क्या है, स्त्रियों का अश्लील प्रस्तुतिकरण निषेध यानी कि अधिनियम 1986 में क्या आया, विज्ञापनों और संचार माध्यमों द्वारा स्त्रियों का अश्लील प्रस्तुतिकरण दंडनीय है। अगर किसी भी पुरुष ने किसी महिला का दुरुपयोग किया, किसी पुरुष ने महिलाओं का अश्लीलकरण मतलब दिखाया एक तरीके से, तो उसका तुरंत विरोध किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। अनेक अन्य अधिनियम उदाहरणतः अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956 जो संशोधित करके 1986 में हुआ में को भी स्वतंत्रता के बाद पारित किया गया, यानी अब महिलाओं को बेचा खरीदा भी नहीं जाएगा, तो ये कानूनन जुर्म है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। बाकी आप लोग के आंसर सामने मैंने दिखाया अभी तक जितना भी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बढ़िया तरीके से सारी चीज़ समझ में आई होंगी। आई होप जिसको समझ में आया हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अच्छे तरीके से साइमन क्लास का जो है सपोर्ट आप लोग करते रहें, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते रहें और आप लोग का साथ पाकर बहुत आगे तक जाएं। साइमन क्लास को भी बहुत आगे तक जाना है, आप लोग अपना प्यार भर भर कर देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। 3 चैप्टर और बचे हैं इस सोशियोलॉजी के, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद पेंटिंग या इंग्लिश को जो है उठाएंगे और उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुका हूँ, पॉलिटिकल कंप्लीट करा चुका हूँ, सोशियोलॉजी भी 3 चैप्टर बचा है, 35 के 35 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा मैंने बोला था वैसा कर ही रहा हूँ मैं, बस आप लोग अपना प्यार देते रहें प्लीज़। साइमन क्लास को भी बहुत आगे तक जाना है, आप लोग जब तक अपना प्यार नहीं देंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो अपना भरोसा दिखाएं और खुद भी आगे बढ़ें और हमें भी अपने साथ लेकर चलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।